हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए मित्र, आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल पर कि यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, जो कि अरबों का पहला आक्रमण होगा। तो अरबों के पहले आक्रमण में से इसमें कुछ प्रश्न बन जाते हैं जो मध्यकालीन भारत में से कई बार पूछे भी जाते हैं। तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और क्या रही पूरी स्टोरी, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को शेयर करेंगे, नए हमारे मित्र दोस्त हैं सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करते चलेंगे। तो देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसके आक्रमण करने के क्या कारण थे। एक 17 वर्ष का लड़का जो भारत पर आक्रमण करता है वही है मोहम्मद बिन कासिम। देखेंगे इसकी स्टोरी शुरू से। तो देखते हैं हम लोग मोहम्मद बिन कासिम का भारत आक्रमण। वैसे टॉपिक है आपका मध्यकाल में अरबों का भारत आक्रमण। अरबों का भारत आक्रमण या भारत में आक्रमण। अरबों ने भारत में जब आक्रमण किया तो क्यों किया, वे अरबवासी कौन से थे जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखेंगे कि भारत जो है कि प्राचीन काल से ही यहां पर बहुत सारे अटैकर्स भी आए, लुटेरे भी आए, व्यापारी भी आए, आक्रांता आए, और ये भी आक्रांता ही है, ये भी लुटेरा ही है। तो इराक में जो अरब है वह ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये वहीं से आने का काम करते हैं, जिसको हम अरब कंट्री बोलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इधर से ये जो है, इधर से फारस की खाड़ी होते हुए इधर ईरान, इराक, फिर हिंद महासागर, इस तरह से फिर पाकिस्तान, फिर होते हुए ये भारत के क्षेत्र पर आक्रमण करने का काम करता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना, यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये है अरब, अरब, ठीक। और ये क्या है, फारस की खाड़ी, यहीं पर है ईरान, इराक। और इस तरह से भारत में आगमन करते हैं। ये है पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, पूरा भारत ही था, अर्थात हम इस तरह से कह रहे हैं। तो ये लोग यहां पर इस तरह से आक्रमण करेंगे, और वो भी जल मार्ग से नहीं, ये लोग स्थल मार्ग से भारत में आक्रमण करेंगे, इस तरह से। तो ये है ये अरब आक्रमणकारियों का किस तरह से आक्रमण करते हैं। इस समय यहां अरब में जो गवर्नर है, गवर्नर, और अरब कैसी है, ये इस्लामिक कंट्री, और यहां पर अरब का जो गवर्नर है जिसका नाम है अल हज्जाज। अल हज्जाज इसका यहां का गवर्नर है अरब का, और इसका जो सेनापति है, सेनापति, सेनापति उसका नाम है उबैदुल्लाह, इसका नाम है उबैदुल्लाह। तो उबैदुल्लाह ने क्या किया, अल हज्जाज ने क्या किया कि अपने सेनापति, अपने प्रधानमंत्री उबैदुल्लाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अल हज्जाज ने अपने सेनापति उबैदुल्लाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो उस समय पूछेगा कि उस समय ये भारत है, उस समय भारत में कौन सा राजवंश था। इस समय भारत में जो राजवंश है उसका नाम है ब्राह्मण राजवंश। इस समय ब्राह्मण राजवंश है भारत में। कब भेजा है उबैदुल्लाह ने भारत पर आक्रमण करने के लिए, अल हज्जाज ने अपने सेनापति उबैदुल्लाह को 708 ईस्वी में भेजा।
तो क्या करता है, अब उबैदुल्लाह जाता है कहां पर, भारत। तो भारत जब जाता है दोस्त, तो इसको हम लोग देखते हैं कि उबैदुल्लाह जब भारत में आया तो 708 ईस्वी का समय है, 708 ईस्वी। और भारत में जो राजवंश है, भारत का राजवंश, इस समय भारत में जो राजवंश है, भारत में जो राजा है, उसका नाम है क्या, इस समय भारत में राजवंश है, इसका नाम है, यहां का राजा है दाहिर। दाहिर यहां का राजा है। तो 708 ईस्वी में अल-हज्जाज जो है, अल-हज्जाज ने अपने सेनापति किसको भेजा है, उबैदुल्लाह को भेजा। और उबैदुल्लाह को भेजा तो एक युद्ध होता है, एक युद्ध हुआ कब, 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में एक युद्ध होता है ना, जिसमें उबैदुल्लाह किसको पराजित कर देता है, उबैदुल्लाह जो है दाहिर को पराजित कर दिया, दाहिर को पराजित किया। उबैदुल्लाह ने क्या किया, दाहिर को पराजित कर देता है। अब ये लोग क्यों आते हैं, अर्थात अल-हज्जाज जो गवर्नर है अरब का, उसने अपने सेनापति उबैदुल्लाह को भेजा और दाहिर भारत के राजवंश, ब्राह्मण राजवंशीय शासक दाहिर को पराजित किया और बहुत सारा धन लेकर के चला गया। ये लोग लुटेरे हैं, क्योंकि अरब में आप देखेंगे कि वहां पर तो बालू ही बालू है, गर्म है क्षेत्र, तो वहां पर फसलें उत्पादन नहीं होती हैं, तो वे लोग आक्रमणकारी नीति का जो है कि उपयोग करते हैं और भारत में आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। भारत में आक्रमण किया, जब यहां से पराजित होकर के चला गया, मतलब पराजित करके चला गया ये उबैदुल्लाह, तो एक बार फिर से उसको लगा कि अब आक्रमण करने से ना हमको बहुत सारी धन संपत्ति मिलेगी, तो फिर से हम लोग भेजेंगे। कारण क्या हुआ, जब ये लोग भेजता है ना, अल-हज्जाज उबैदुल्लाह को भेजता है, तो उबैदुल्लाह अब लेकर के जाता है, किस तरह से देखो जाता है उसकी बात करेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि ये भारत है और भारत पर इस तरह से, यहीं पर आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, श्रीलंका है, ये है क्या, श्रीलंका, यही है भारत, यहीं पर है दाहिर, दाहिर है ना, कौन सा राजवंश है, राजवंश, जिस राजवंश से उसका नाम है ब्राह्मण, ब्राह्मण राजवंश से संबंधित है दाहिर। तो यहां पर दाहिर का शासन है। तो पहली बार तो 708 ईस्वी में जब आक्रमण करता है तो 711 ईस्वी में पराजित करके चला भी जाता है। अब क्या हुआ कि जब 708 ईस्वी में आया था, 11 में पराजित किया, इसके बाद फिर से आता है। अब यहां पर आप जानते हैं कि ये अरब है, अरब से होते हुए अब ये कहां पर, इस तरह से आते हुए अब समुद्री रास्ते से आता है, समझ रहे हैं, समुद्री रास्ते से होते हुए यहां पर पड़ता है, ये जानते हैं आप लोग, गुजरात। और पूरे इस वाले प्रांत में, राजस्थान गुजरात वाले में दाहिर का ही शासन था, ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर का शासन था। तो यहां पर अपने जहाजों से होते हुए ये यहां भारत में आक्रमण नहीं करता। इस बार दोबारा जब आया सेकंड बार, तो यहां आक्रमण नहीं करता, ये ऐसे होते हुए चला जाता है श्रीलंका। श्रीलंका से जब चला जाता है तो यहीं पर उसने लूटपाट करके बहुत सारा धन लेकर के अपने जहाजों को, मतलब 13 जहाज लेकर के आया उबैदुल्लाह। इस बार कितने जहाज लेकर के आया, 13 जहाज लेकर के आया। उन 13 जहाजों से होते हुए फिर से रिटर्न करता है। ये तो उसके आने का मार्ग हुआ, इस तरह से आया। अब जब वो वापस जा रहा था, इस तरह से जब वो वापस जा रहा था, तो जाते हुए फिर से यहीं गुजरात पर ठहराव ले लिया है। इस तरह से जब यहां पर लूट करके धन ले जा रहा होता है, तो इसके 3 जहाजों को गुजरात में ही पकड़ लिया गया। उबैदुल्लाह के 3 जहाजों को जब पकड़ लिया जाता है, तो पकड़ने के बाद इसको यही नहीं पता रहता कि हमारे 3 जहाज गए कहां। हमारे जो 13 जहाज थे, उनमें से 3 जहाज पीछे वाले जो थे वो गायब हो गए। ये उबैदुल्लाह को पता ही नहीं है और चला गया अल-हज्जाज के पास, अपने गवर्नर के पास। जब अल-हज्जाज ने पूछा कि सेनापति उबैदुल्लाह, 13 जहाजों के साथ तुमको भेजा था,
और ये 10 जहाज, और 3 किधर गए भाई? 3 कहां चले गए? क्या तुमने उनको बेच लिया या तुमने छिपा लिया? उनका धन कहां गया? 3 जहाज के जहाज गोल ही कर दिए तुमने। ये बड़ी गलत बात है भाई। उबैदुल्लाह को तो गुस्सा आएगी ना कि यार बात तो सही है, 13 जहाज थे, 3 कहां गायब हो गए। अब क्या किया कि अल हज्जाज ने कहा उनसे, अल हज्जाज ने पूछा कि जो उबैदुल्लाह ये बताओ, ये 13 जहाज में से रहता है, ये 3 जहाज गायब कर दिए, ये कहां पर पकड़े गए तुम्हारे जहाज? कहे साहब यार गुजरात पर हम लोग ठहरे थे यहां पर, और यहीं पर क्या है ना, यहीं पर देखेंगे जलदस्यु लगते हैं, मतलब डाकू लुटेरे, समुद्र के लुटेरे। तो यहीं पर कहता है कि यहीं पर एक जगह है गुजरात में, तो यहीं पर जाकर के हमारे जहाजों को लूटा गया, यहीं पर हम लोग ठहरे हुए थे, यहीं पर हमारे जहाजों को लूटा गया होगा। तो कहा अब क्या किया जाए? तब अरब के शासक जो गवर्नर है उसने ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर को पत्र लिखा कि भाई साहब, क्या किया? पत्र लिखता है, पत्र लिखता है कि दाहिर, आपने हमारे 3 जहाजों को जो लूट लिया है उसको वापस कर दो, उसको वापस कर दो, और अगर नहीं वापस किया तो और भी हम दौड़ा के मारेंगे भाई साहब तुमको। तो कहा कि देखो, या तो तुम हमारे 3 जहाजों को वापस कर दो, या तो जो तुम्हारे चोर हैं ना, जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, उनको हमको दे दो। बड़े यार फुर्तीले मतलब ये डकैत हैं आपके, हम चोर स्वयं हैं, हम डाकू स्वयं हैं, और हमारे ही जहाजों को लूट लिया है। उन्होंने कहा कि भाई साहब चोरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। दाहिर ने कहा कि चोरों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और जहां रही बात देने की कि जहाज हमें दीजिए, जब हमने लिया ही नहीं आपके जहाज तो मैं कैसे कर सकता हूं? तब क्या होता है? अब यही होता है कि जब ये बात नहीं माने तब अगली बार किसको भेजेगा उबैदुल्लाह? अब अगली बार उबैदुल्लाह भेजते हैं अपने भतीजे और होने वाले दामाद को, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अब क्या किया उबैदुल्लाह ने दाहिर से बदला लेने के लिए कि जो 13 जहाजों में से 3 जहाज को लूट लिया है और वो देने के लिए इनकार कर रहा है, अब वो समय आएगा जब आक्रमण करेगा भारत में कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अजय चचा मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुनो। अरब पर जो गवर्नर है, अभी आपने समझा कि अरब का जो गवर्नर है उसका नाम है अल हज्जाज। अल हज्जाज की एक पुत्री है, इसका नाम क्या है? अल हज्जाज की जो पुत्री है उसका नाम है जुबेदाह। जुबेदाह, और इसका एक भतीजा है, अल हज्जाज का एक भतीजा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ये अल हज्जाज का भतीजा है। हम कह सकते हैं कि बाद में यह दामाद भी बनता है, लेकिन वो टेम्परेरी एक शर्त के अकॉर्डिंग दामाद बनता है, भतीजा है। और जुबैदा जो प्रेम करती है, जुबैदा वो चाहता है, देखिए मुस्लिम में क्या होता है कि ना, ये लोग खून का संबंध नहीं होगा तो शादी कर लिया करते हैं, निकाह पढ़वा लिया करते हैं। कारण यही हुआ क्या कि जुबैद जो पुत्री है अल हज्जाज की, जुबैदा, वो प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है भाई साहब? ये जुनैद से प्रेम करने लगी है, जुनैद से। और ये बात जुनैद, एक तरफ जुनैद है एक तरफ जुबैदा है। अल हज्जाज की पुत्री का नाम जुबैदा है, जुनैद इसका लवर है, प्रेमी है। ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इस बात को भी जानता है, वो जानता है कि मेरा चाचा यदि मुझसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेगा तो जुनैद उसका होने वाला लवर, उसका होने वाला प्रेमी ही अरब का गवर्नर बन जाएगा। चाल चलता है मोहम्मद बिन कासिम और कहता है, चाचा सुन रहे हो क्या, कि तुम पहले अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवा दो, तभी मैं जाऊंगा भाई साहब भारत में युद्ध करने के लिए। भाई ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूं।
यदि आपने अपनी पुत्री जुबैदा का विवाह मुझसे करवा दिया तो तब तो मैं चला जाऊंगा, अगर नहीं करवाया तो भाई साहब हम नहीं जानते, हम तो भाई युद्ध करने नहीं जाएंगे। अल हज्जाज गवर्नर है भाई साहब, वो तो शासक है वहां का, वो कहता है कि ऐसी कौन सी बात है भाई, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवा देते हैं। तो यही तो ट्विस्ट है कि जब तुम विवाह करवा दोगे, लेकिन वो प्रेम करती है जुनैद से, लेकिन हाँ मना भी नहीं कर सकती है क्योंकि गवर्नर है भाई साहब अल हज्जाज। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब हम आपका विवाह करवा देते हैं। अल हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि ठीक है हम आपके का निकाह पढ़वा देते हैं, तब तो चले जाओगे। कहा तब ये बात सही रही, तब हम चले जाएंगे। फिर जब अल हज्जाज ने अपनी पुत्री जुबैदा का निकाह मोहम्मद बिन कासिम से करवा दिया गया, तो अब काफी समय हो गया कि भाई साहब इतने दिन तो बहुत सारा समय हो गया, अब क्या करिए, अब जाइए। तो मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं अरे रुक जाओ यार, अभी तो शादी हुई, अभी तुम लोग भेज दे रहे हो उनको। तो कहें कि अब उसको चुन्न मची पड़ी है कि यार युद्ध करने कब जाएगा, अभी ये शादी वादी करके यहीं पर बसने का इंतजाम है क्या इसका। अब वो बेचारा जुनैद जो जुबैदा से प्रेम करता था, वो तो भाई सब पिए पड़ा होगा, है ना, उसकी स्थिति बड़ी डेंजर हो गई। जुबैदा भी सोच रही है यार क्या बताया जाए, बड़े संकट में हम फंस गए हैं। अब क्या हुआ कि जब बार बार वही अल हज्जाज कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम बेटा आप जाओ यार, देखो 17 वर्ष का लड़का है, इसकी एज जो है ना ये 17 वर्ष की है, ये आयु है इसकी, इतने छोटी आयु में तो एक शासक भी बन जाता है। इतना सक्सेसफुल व्यक्ति कैसे हो गया 17 वर्ष का लड़का, कैसे 17 वर्ष की आयु में। अब ये चल जाता है कहां पर, दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ का राजा दाहिर है, इस बात को आप तो समझ पा रहे होंगे, और दाहिर यहाँ का राजा है, कहां का, भारत का। दाहिर की दो पुत्रियां, अपने यहाँ भारत में बहु विवाह करने की प्रचलन है, प्राचीन काल से आप लोग देख रहे हैं। तो एक से विवाह नहीं करते हैं, ये एक थे हैं, इनकी पत्नी है, इनका नाम है रानी बाई। इनकी पत्नी जो है उनका नाम है रानी बाई और एक का नाम है लाडी बाई। तो एक इनकी पत्नी है रानी बाई और एक इनकी पत्नी हुई लाडी बाई, लाडी बाई। लाडी बाई से दो पुत्रियों ने जन्म लिया, जिनका नाम है सूर्य देवी, सूर्य देवी, और एक पुत्री का नाम होगा परमल देवी, परमल देवी, सूर्य देवी और परमल देवी। रानी बाई से एक पुत्र हुआ था सिर्फ, जिसका नाम है जय सिंह, पुत्र का नाम होगा जय सिंह, जय सिंह पुत्र हुआ। रानी बाई क्या करती है ना, जब क्या हुआ कि जब अब यहां पर आक्रमण करेगा कौन, बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो रहा है। अब यहां पर जब आक्रमण कर देगा मोहम्मद बिन कासिम जब आता है, तो यहां पर कौन सा शासक रहता है, क्वेश्चन आएगा। भारत में ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर का शासन रहता है। अब ये क्या कहता है, दाहिर ना, दाहिर सोचता है कि यार हम तो बड़े राजा हैं, यहां हमसे कोई जीत नहीं सकता है। इसकी पुरानी युद्ध शैलियां हैं राजाओं की, बल कभी युद्ध हो जाया करते थे, हो जाया करते थे। इनको यही नहीं पता था कि हमारे यहाँ आक्रांता और भी आ सकते हैं, और लुटेरे आ सकते हैं। मौज मस्ती में है भैया, पान चबा रहे हैं, इनकी रानी बाई लाडी बाई इनको पान बना करके दे रहे, पालकी में बैठ करके युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी राजा होगा, घोड़े में नहीं पालकी में बैठ करके युद्ध करने के लिए जा रहे हैं भाई। हाँ, एक रानी इनको पान दे रही, भाई चबाइए, मस्त। हाँ, आ गया, किससे लड़ना है भाई साहब, हाँ इनसे लड़ना है, मोहम्मद बिन कासिम से। कहा तीर लाओ, एक धनुष दे रही है, एक तीर दे रही है, लो साहब मारो मारो मारो, पहले को पड़ गए। तो ये काम चल रहा है। और वो क्या है, मोहम्मद बिन कासिम उधर पूरी सेना के साथ, घोड़े इन सब के साथ में आता है। फिर क्या हुआ, अब युद्ध होता है, उस युद्ध को हम लोग समझेंगे। इधर क्या होता है, अब ये दोनों तरफ की कहानियां चलेंगी। अब मोहम्मद बिन कासिम चला जाता है भारत, और ये क्या होता है, अरब में जुबैदा का विवाह हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम के साथ, लेकिन जुनैद बेचारा पिए हुए मस्त गलियों में टहल रहा है, रो रहा है ना, चाहे जो कुछ को जुबैदा जुबैदा करके टहल रहा है वहां की गलियों में। अब जब ये पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम तो भाई साहब भारत चला गया है, युद्ध करने के लिए चला गया है, यही समय था जुबैदा ने, अब यहीं पर ये जो अल हज्जाज था, इसकी 70 वर्ष की आयु है, ये तो बूढ़ा हो गया। कुछ समय के बाद इसकी अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है। अभी एक दो दिन में थोड़ी चले जाएंगे, अरे इनको लंबा समय लगेगा भाई, यहाँ पर महीने साल 6 महीने का समय लगा था। तो अब यहां पर चला जाता है।
अब यही बीच से पाती है जुबैदा तो जुनैद से निकाह कर लेती है और अगला गवर्नर अल हज्जाज की मृत्यु के बाद गवर्नर बन जाता है कौन? जुनैद। तो देखो इधर की कहानी, उसका निकाह मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी हो गया, लेकिन उसका लवर, उसका प्रेमी जुनैद था, जुनैद से जुबैदा ने निकाह कर लिया। और ये बात पता ही नहीं है किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। वो तो युद्ध करने के लिए गया हुआ है। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग आगे। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पहुंचा तो वहां पर कहां पर पहुंचता है? सिंध, एक प्रांत है सिंध, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पर पहुंचता है और ये प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान का है। तो यहां पर पहुंचता और यहां पर एक युद्ध होता है, किसके साथ? सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध हुआ जो कि बड़ा इतिहास में महत्वपूर्ण बन जाता है 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ और किसके किसके बीच में होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो यहीं पर दो ही सेनाएं हैं, उन्हीं के बीच युद्ध होगा। दो सेनाएं जो रहती हैं किसकी किसकी? एक तो रहता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम और हिंदू शाही शासक दाहिर। दाहिर दाहिर मोहम्मद बिन कासिम ने जब युद्ध किया तो मोहम्मद बिन कासिम की क्या हुई? विजय हुई। विजय हुई, ये तो जीत गया, लेकिन दाहिर क्या हो गया? हार गया। दाहिर मारा गया। जब दाहिर मारा गया तो इसकी गर्दन को काट लिया गया था, समझ लीजिए। अब इसमें आप, अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की गर्दन को अलग कर दिया। इसकी जो पत्नियां थी, पत्नियां, इसकी पत्नियां अभी हमने आपको बताया था कितनी थी? दो पत्नियां थी। दो पत्नियों में से एक थी रानी बाई, रानी बाई, और एक थी लाडी बाई, लाडी बाई। और जो रानी बाई, लाडी बाई में से इन्होंने क्या कर लिया हुआ था, जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आता है तो वो समझ जाती है कि नहीं, हमारे पति जो है दाहिर, रानी बाई सोचती है कि हमारे पति रानी बाई के जो पति दाहिर हैं, अर्थात दोनों के पति हैं। तो जब वो समझ गई कि हमारे राजा की डेथ हो गई है या मारा गया है, युद्ध में हार गए हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया था? ये जौहर, ये मतलब थोड़ा सा अपनी पतिव्रता नारी बन जाती है तो जौहर अपना लेती है। लेकिन वहीं पर देखते हैं रानी लाडी बाई को। लाडी बाई की दो पुत्रियां थी, सूर्य देवी एक है, सूर्य देवी, और एक है परमल देवी। परमल देवी, सूर्य देवी और परमल देवी के साथ, अपनी दोनों पुत्रियों के साथ लाडी बाई मोहम्मद बिन कासिम की हो जाती है। ये बड़ा है, समझ लीजिए। मतलब क्या हुआ, इन्होंने तो जौहर अपना लिया, उधर उसके देख रहे हो एक पत्नी जो है रानी बाई, वो जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब होता है कि अपने राजा की हार देखते हुए या हार सुनिश्चित होते हुए वह रानी उस राजा से जो उसको युद्ध करने आया है, अर्थात अपनी विरोधी राजा को अपने रूह आबरू को न छूने दे और न आत्मसमर्पण करने दे। वही रानियां उस समय बहुत सारी जौहर हो जाती थी। आप लोग देखेंगे कि राजपूतों में से बहुत ऐसी जो महिलाएं हुई जो राजा की रानियां हुई, या उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई जो कि जौहर हुई थी। तो ये जौहर हो गई थी। सूर्य देवी, परमल देवी के साथ लाडी बाई जो है मोहम्मद बिन कासिम इनको अपने साथ लेकर के जाता है। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया हुआ था कि भैया हमको मारो नहीं, हमको ले जाओ, जहां आप लोग जाओगे ले जाओगे वहां हम लोग चले जाएंगे। तो ये काम हुआ। तो ये युद्ध हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ये युद्ध लड़ा जिसमें हरा दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, इस युद्ध के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम जाता है, बहुत सारा यहां से धन लेकर के गया, मुल्तान की विजय किया इसने। क्या किया? मुल्तान की विजय किया। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया है तो यहाँ के राजा को हराया। यहां से, यहां पर मुल्तान नगरी, पाकिस्तान में मुल्तान की विजय किया। किसकी? मुल्तान की विजय। मुल्तान की विजय जब करता है और यहीं से बहुत सारा सोना लेकर के गया है, बहुत सारा सोना लेकर के गया। मुल्तान की विजय बोलेंगे 713 ईस्वी में मुल्तान की विजय किया। और मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा। स्वर्ण नगरी मतलब इतना ज्यादा सोना लेकर के यहां से गया कि स्वर्ण नगरी भी कहा। और अपने साथ में लेकर के क्या गया था ये?
मतलब कि जब दाहिर की पत्नी है उसकी पुत्रियों को लेकर के गया, अल हज्जाज के पास लेकर के जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि वहीं पर अल हज्जाज की तो डेथ हो जाती है। 70 वर्ष का रहता है अल हज्जाज। अब जो वहां का गवर्नर, नया गवर्नर बन जाता है, अरब का नया गवर्नर। जो अरब का नया गवर्नर बना, अरब का नया गवर्नर कौन बना था? नया गवर्नर जुनैद बन गया है। जुनैद जुनैद जब नया गवर्नर बन गया, अब इधर मालूम ही नहीं था मोहम्मद बिन कासिम को, है ना। तो अब क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहां से लौट कर गया, इसके पहले की थोड़ी सी हम ये कहानी कर लेते कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगवाया, मुल्तान पर विजय किया। भारत में पहली बार भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया। ये जजिया कर क्या होता है? मतलब गैर मुसलमानों से वसूला गया कर, मतलब गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। मतलब जो मुसलमान नहीं थे, जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हैं, वह क्या करेंगे? जजिया कर देंगे। और यहां के सिंध वासियों को उसने क्या कहा था? सिंध वासियों को जिम्मी कहा। सिंध वासियों को क्या कहा था? जिम्मी। जिम्मी का मतलब क्या होता है? वह गैर मुसलमान जो जजिया कर देते हैं, उन्हें जिम्मी कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था। तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लागू करने वाला अरब का वह कौन सा आक्रांता था, या कौन सा ऐसा व्यक्ति था? तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लागू कराने वाला या करने वाला व्यक्ति है मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में लागू करता है, और यहाँ की जनता को जिम्मी कहता है। मुल्तान से सबसे ज्यादा धन ले जाता है, इसलिए मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी पुकारता है और कहता है। ये सारे कार्य किए। और जब ये अरब यहाँ पर आए, अरबवासी यहाँ पर आए, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजों को देखता है। यहाँ की कला से बड़ा प्रभावित हुआ। तो यहाँ की कला, बसे बहुत सारी कलाओं को लेकर के गया। कलाओं का मतलब समझते हैं? भवन निर्माण की कला, मूर्ति शैली, चित्रकला, है ना, इस तरीके से। और यहां से क्या सीख करके गया मोहम्मद बिन कासिम? दशमलव प्रणाली, वर्गमूल, दशमलव, शून्य, इनके बारे में जानकारी यहीं से लेकर के अरबवासी यहां से गए। समझ रहे हो? और यहीं पर इसी के समय अरबवासी मोहम्मद बिन कासिम के ही समय जब आया था भारत में, यहीं पर पंचतंत्र की कथा, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, पंचतंत्र, आप लोग समझेंगे कि पंचतंत्र क्या था। पंचतंत्र की कथा, है ना, पंचतंत्र की कथा का फारसी में इसने अनुवाद भी कराया है। फारसी में अनुवाद किसने करवाया? बोलेंगे पंचतंत्र की कथा का मोहम्मद बिन कासिम ने फारसी में अनुवाद कहा और कराया। और क्या कहा था इसको? किबला ए नुमान कहा। मतलब पंचतंत्र को नाम दिया किबला ए नुमान नाम दिया है, किबला ए नुमान। तो ये सारे काम किए, है ना। अब जब लौट करके जाता है मोहम्मद बिन कासिम, यहां से सब कुछ जजिया कर वगैरह वसूल करके, लगवा करके, कई साल शासन भी करके, देखो 12 में आया है, 13 लास्ट तक में गया है, तो लगभग 1 साल तक तो रहा ना। ये सारे कार्य किए। दोस्त प्रश्न कैसे पूछता है कि वह कौन सा ऐसा आक्रांता या लुटेरा या अरबवासी था जिसने भारत पर जजिया कर लगाया? बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स होता है। ये कौन देता है? और इसने यहाँ की जनता को क्या नाम दिया था? जिम्मी, जो कर देती थी, ठीक है। जो नहीं दिए उनको तो कत्लेआम करवाता है, मारता भी है। यहाँ तक कि वहां के ब्राह्मण वंश को ही समाप्त कर दिया। वहां के बहुत सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और वहां की जनता को क्या अपनवा दिया? क्या कौन सा धर्म स्वीकार करवा दिया? बोलेंगे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाने का सबसे ज्यादा जो काम किया था वह मोहम्मद बिन कासिम ही है। बहुत सारे ब्राह्मणों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया उसने। तो ये बड़े प्रश्न बन जाते हैं। और अरबों ने भारत से क्या लेकर के गए? लोग यहां से कला को लेकर के गए,
यहीं पर जो है कि जैसे दशमलव प्रणाली है, जैसे घनमूल निकालना है, वर्गमूल, घनमूल और शून्य के बारे में ये जानकारी सब यहीं से लेकर के जाते हैं। मतलब गणित, भारत ने अरबों को क्या सिखाया? गणित सिखाया कि भाई साहब ऐसे होगा सब काम। लेकिन अब ये समझिए कि वो इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ लुटेरा था। अगर वह पंचतंत्र की कथा का उल्लेख केवला इनुमान के हिसाब से करवा रहा है तो कि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसके साथ दार्शनिक भी होंगे, कवि भी होंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को लेकर के आता है। स्वयं यह भी पढ़ा लिखा है, जरूर है 17 साल का, लेकिन बहुत ही जानकार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। लेकिन कितना भी समझदार होगा, उधर तो उसका गड़बड़ हो गया ना सब। वहां पर उसकी पत्नी जो है जुबैदा, अपने लवेरिया से प्रेम करके फिर से निकाह कर लेती है। अब इधर जाता है मोहम्मद बिन कासिम, उसको लगा अब तो भाई साहब मैं बहुत सारा धन लेकर के जा रहा हूं, पैसे लेकर के जा रहा हूं, और मेरा जो चाचा है या अर्थात मेरा जो ससुर है वो खुशी हो जाएगा और मेरी पत्नी भी खुशी हो जाएगी। अब जैसे ही अरब गया तो वहां पर देखता है कि भाई साहब यहाँ तो कहानी कुछ और है। वहां के लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ही जरा संभल के, ये आप अब नए गवर्नर हमारे बन चुके हैं, तुम्हारे चाचा चले गए ऊपर, अब वो नए गवर्नर हैं, वो हैं आपके विरोधी अर्थात जुनैद, आपके पत्नी के प्रेमी। आपकी पत्नी अब आपकी नहीं रही, अब वो हो गई है अपने पति की अर्थात जुनैद की। जुनैद अब नया गवर्नर बनता है और जुनैद कहता है कि देखिए मोहम्मद बिन कासिम, अब भाई साहब अब तो हो गए हम गवर्नर और अब तुम कुछ रहोगे नहीं, इसलिए जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे, मेरे एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन उतर जाएगी, ज्यादा इधर उधर मत करिएगा। अब मोहम्मद बिन कासिम के पास था भी क्या, उसने कहा ठीक है जो साहब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कहा ठीक है फिर ऐसा करिए। देखिए अरबवासी इतना तो था कि अगर कोई किसी राजा के साथ युद्ध करते थे तो वहां पर गलत कार्य, मतलब उनकी महिलाओं के साथ या वहां की जनता के साथ गलत भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा था। लेकिन ये जो रानी बाई और सूर्य देवी, वो लाडी बाई और सूर्य देवी परमल देवी, जो दाहिर की दूसरी पत्नी थी लाडी बाई, और इसकी दोनों पुत्रियां, ये थोड़ी बड़ा मतलब ऐसी है ना, चालू प्रवृत्ति की है, बड़ी मतलब कि कह सकते हैं बड़ी फुर्तीली टाइप की हैं, थोड़ा बदला लेने का सोच रही हैं लोग, और बचना भी चाहती हैं और बदला भी लेना चाहती हैं कि हमारी जान भी बच जाए और हम बदला भी ले लें। तो इन्होंने चाल चल दिया मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध। इन्होंने कहा जुनैद, जो जुनैद गवर्नर है नया, उससे कहा कि ये आपके सेनापति, अर्थात सेनापति कौन बन गया? मोहम्मद बिन कासिम, कि आपके जो सेनापति मोहम्मद बिन कासिम है ना, इन्होंने हमारी इज्जत और रूबरू के साथ खेला हुआ है भाई साहब, और ये आपको गिफ्ट स्वरूप, हमको उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम क्या कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं, उपहार लेकर के आया हूं, उन्हीं उपहार में से लाडी बाई और उनकी दोनों पुत्रियों को देना चाहता है। और यही वो खेल खेल देती हैं कि ये जो आपका सेनापति है ये दागी उपहार दे रहा है, और एक राजा को दागी उपहार, ये ऐसा शोभनीय नहीं है ना, इसने हमारे साथ बहुत ही गलत कार्य किया भाई साहब, और ये आपको समर्पित करना चाहता है। जुनैद को लगा ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो जुनैद ने कहा कि अब तो भाई साहब इंसाफ होना चाहिए, इन महिलाओं के साथ तुमने ऐसा क्यों कर दिया, और तुम हमारे साथ ये भी कर रहे हो कि हमें ऐसा उपहार सोच करके हमको दे रहे हो, ये तो बड़ी गलत बात है। तो कहा कि अब क्या होना चाहिए, कहा कि इनको फांसी दो। नहीं फांसी नहीं होगी भाई साहब, बहुत गलत काम किया इन्होंने और बड़ा दंडनीय अपराध ऐसा किया है, तो इस प्रकार से दंड ही बड़ा कड़ा हिसाब से दिया जाएगा। अब क्या होता है, जुनैद कहता है कि जाइए अब आप भी इंसाफ ले लीजिएगा। तो गरम सलाखी करवाया, बिल्कुल सरिया एकदम से गरम गरम करवाते हुए, और मोहम्मद बिन कासिम को दीवार पे चुनवा दिया गया। और जब चुनवा दिया जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम तो मर जाता है। बाद में पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम इतना योग्य सेनापति और गवर्नर होने के बाद कि जुनैद ने एक अपना अच्छा सेनापति खो दिया था। तो जब बाद में पता चलता है कि ये जो महिलाएं हैं यही गलत थी भाई साहब, यही गलत थी, इन लोगों ने ही धोखे से मरवा दिया है। मोहम्मद बिन कासिम अपनी जगह पूरी तरह सही था, इनके साथ इनको टच भी नहीं किया था उस बंदे ने। अब ये समझिए कि जब ये पता चला तो जुनैद फिर से इंसाफ बुलवाता है और कहता है आप लोगों ने बहुत ही गलत किया है, हमारे सेनापति को मार दिया, अब जो है कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब जुनैद भी
लाडी बाई और उनकी दोनों पुत्रियों को मरवा देता है। इसके बाद क्या हुआ, अरबों का दोबारा कोई भी आक्रांता या लुटेरे अरबवासी पुनः भारत में आक्रमण करने के लिए नहीं आए। ये कहानी रही थी पूरी भारत में अरबों के आक्रमण की। और भी अरब से दोबारा तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया से अब दोबारा जो आएंगे ना, दूसरे वाले जो होंगे वो मध्य एशिया से आते हैं। उन्हीं में से महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोहम्मद गोरी, उनके पिता पहले है जो गजनी साम्राज्य है वही मध्यकाल में या मध्य एशिया में हम कह सकते हैं गजनी साम्राज्य के पास यही एक गोर वंश है, वहीं से एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद गोरी। पूरा नाम है मोहम्मद सिहाबुद्दीन गोरी, और यही भारत में आक्रमण करेगा। कई युद्ध होंगे, उन्हीं युद्ध में निर्णायक युद्ध के बाद एक नए वंश की स्थापना करेगा, इसका नाम होगा गुलाम वंश। और वही गुलाम वंश की बागडोर संभालने के लिए दे देगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखेगा। और यहीं पर बहुत सारे वंश भी हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। हम लोग मध्यकालीन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गोरी और गजनी साम्राज्य के विषय में। थैंक यू।